नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन्द्र निष्ठा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हमारे जो आधुनिक भारत है उसमें जो मेन भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उसको इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़, ये एक ही वीडियो पूरा का पूरा काफ़ी होगा अगर स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, मेन आखिर 28 दिसंबर 1885 को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 को। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछता है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। ठीक है, और उसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने उस दिन भाग लिया था, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं A.O. ह्यूम को। क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। ठीक है, और उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो समय जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, विमोश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो ये सारा का सारा चीज एग्जाम में सीधा से पूछ लेता है कि आपसे पूछेगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो डफरिन आ जाएगा। अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो विमोश चंद्र बनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल किसने कहा था, सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दिया था। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहा है। ठीक है, और विलियम बेडरबर्ग ने भी यही कहा था, सेफ्टी वॉल थ्योरी दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। और लाला लाजपत राय ने भिक्षावृत्ति भी कहा था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोला था, भिक्षावृत्ति, मतलब ये भीख में मांगना चाहते हैं आज़ादी को, भिक्षावृत्ति। ठीक है, तो ये कुछ कुछ दो शब्द थे, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ से, देखो पूरा का पूरा अधिवेशन अगर आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आप सभी को जो जो बताऊंगा वो अधिवेशन को मेनली आपको फोकस करना। देखो, सबसे पहले तो जो पहला अधिवेशन होगा वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर सन 1885 को पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। देखो, जो मैं विमोश चंद्र बनर्जी बोला ना, उनको उमेश चंद्र बनर्जी भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। पहला अधिवेशन था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम का सुझाव दिया था, मतलब कांग्रेस ये नाम ही किसने सुझाव दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इनका नाम इसलिए भी याद रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक रोचक चीज लगेगा। हम सभी, आप सभी जानते हो कि उत्तर में, ऊपर में क्या आता है नॉर्थ, नीचे में क्या होता है साउथ, इधर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शुरुआत का जो 4 हुआ ना, ये इसी प्रकार से सम्मेलन हुआ है, ऐसा समझ सकते हो आप सभी। ठीक है, देखो जो पहला हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, मुंबई में, मतलब वेस्ट में हुआ, समझ जाओ। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया है, विमोश चंद्र बनर्जी जी ने। और वो कौन थे, एक प्रकार से ये हिंदू हैं। क्या है ये, विमोश चंद्र बनर्जी क्या थे, हिंदू थे। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो सम्मेलन किया 86 में, वो कहाँ पर करते हैं, ये कलकत्ता में। दूसरा इन्होंने किया कहाँ पर, 1886 में, कहाँ पर किया, कलकत्ता में किया। और उसके अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी। अब अगर आप सभी कलकत्ता को देखोगे तो वो पूर्वी भारत में आता है, किधर आता है, पूर्वी भारत में। और दादा भाई नौरोजी क्या हैं, तो वो एक पारसी है। क्या है, पारसी। ठीक, अब जो उन्होंने तीसरा गोल में गोल में बोल दिया, उन्होंने जो तीसरा अपना अधिवेशन किया वो कहां पर किया है, चेन्नई में, मतलब चेन्नई कहां पर आता है, हमारे साउथ में। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब। तो ये कौन हुए, एक मुस्लिम। ठीक है, तो एक सभी देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, अब इधर पारसी भी हो गए। उत्तर में आ जाएगा क्या आपका, इलाहाबाद को हम लोग क्या मान सकते हैं, हमारे उत्तर में है। वैसे मध्य भारत में थोड़ा सा मान लोगे, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ पर है, मान लो ऊपर में है। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया है, जॉर्ज यूल। किसने किया है, जॉर्ज यूल। और ये कौन है,
क्रिश्चियन है। कौन है ये? क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अगर आप सभी देखो जो शुरुआत के जो 4 हैं वो 4 अलग अलग धर्म को से ताल्लुक रखते हैं। तो हिंदू मुस्लिम फिर पारसी फिर क्रिश्चियन, ऐसे आप सभी इस टाइप से अगर डायरेक्शन में जाओगे तो ये याद रखने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, लाइन से हुआ है 85, 86, 87, 88। ठीक, अब इसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी हो जाएंगे, विमोद चंद्र जो हैं वो पहले हिंदू हो जाएंगे, जॉर्ज यूल क्या हो जाएंगे? पहले क्रिश्चियन हो जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, वंदे मातरम सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो सन 1896 का जो 12वां अधिवेशन था कलकत्ता वाला, उसमें गाया गया था। ठीक है, अब वंदे मातरम, सुजलम सुफलम, ये सब आप सभी ने सुना होगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उसका जो रचयिता हैं या उनके जो लेखक हैं वो किन्हें माना जाता है। अगला है जो 15वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में, रमेश चंद्र दत्त के अध्यक्षता में हुआ था और इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी। 21वां जो हुआ बनारस में हुआ, इसमें क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और तत्कालिक वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंग भंग की आलोचना करने के लिए आया था। क्या हुआ था? आप सभी आगे चल के बंग भंग आंदोलन के बारे में पढ़ोगे, आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इधर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सीधा का सीधा आ जाओ किसमें? एनी बेसेंट में। देखो आप सभी वीडियो को पॉज करके बाकी सभी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी जो मेन है 5, 6, 7 हम लोग धीरे धीरे आगे इस सारे के सारे चीज़ों को डील करने वाले हैं। मेन है एनी बेसेंट को याद रखना। एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 32वें नंबर का था 1917 में। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग मोतीलाल नेहरू को याद रखना। 1919 में जो 34वां अधिवेशन था उसमें अमृतसर में जो हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको पूरा का पूरा डिटेल्स में। ठीक है, कांग्रेस का नया संविधान 1920 में आया 35वां, जो कि सी विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में हुआ था। लाला लाजपत राय ने भी अध्यक्षता किया था और वो कब किया है? इन्होंने 1920 में किया है। ये एक विशेष अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो है महात्मा गांधी, जो रेड में है वो उसको आप लोग तो याद ही रखना। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी कई बार पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन से नंबर के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 39वें नंबर पर। कहाँ, कौन से स्थान का था? तो बेलगांव का। कौन सा सन में था? तो 1924 में। इसको याद रखना। ठीक, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर कोई है तो वो कौन है? सरोजनी नायडू। इसके पहले अगर सिर्फ हमने क्या पढ़ा था? पहली महिला अध्यक्ष, तो वो कौन सी थी? हमारी एनी बेसेंट थी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा ना तो क्या आ जाएगा? सरोजनी नायडू का नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में जो 44वां अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था उसमें अध्यक्षता किया था और इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का मांग किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 45वां अधिवेशन कराची में क्या किया था? इसकी अध्यक्षता किया था, जो कि 1931 में हुआ था। उन्होंने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था और गांधी इरविन समझौते का उन्होंने अनुमोदन भी किया था। बात करें हम सभी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी मुंबई, उस समय बम्बई कहा जाता था उसको, वहाँ पर जो 48वां अधिवेशन हुआ था 1934 में, उस पर अध्यक्षता किया था। ठीक, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये जो 52वां वाला है त्रिपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में जो त्रिपुरी में हुआ था 52वां अधिवेशन, उसमें इन्होंने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था और गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स थे जो हमको पढ़ने हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपना मेन पूरा का पूरा हम लोग जो डिटेल में इतिहास खत्म करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड उसको। देखो सबसे पहला कांड हुआ क्या? 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को। उस समय तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो फिर शुरू हुआ हमारे भारत देश में पहला आंदोलन। इससे पहले भी तो खैर बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, समझ जाओ कब से हुआ? 1905 से। अब इसको करने का एक ही कारण था, जो बंगाल को विभाजित किया गया था उसको रोकना। देखो क्या था, उस समय जितने भी उग्र विचारधारा के लोग थे वो सारे के सारे बंगाल से आते थे देश को, और
जो शांति से के साथ अगर आज़ादी को मांगते थे उससे अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो उग्रता से के साथ मांगते थे उनसे उनको बहुत दिक्कत था। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया गया था, बंग भंग आंदोलन किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 को। बाद में ये बंग भंग आंदोलन रद्द हो जाता है। कब रद्द हुआ था? 1911 में। 1911 में क्या था, बंग भंग आंदोलन रद्द हो जाता है। क्यों रद्द होता है? क्योंकि 1911 के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को वापस लेने की घोषणा हो जाता है। तो बंगाल विभाजन वापस कब ले लिया गया? 1911 में। इसके कारण से क्या हुआ, बंग भंग। अब देखो, बंग भंग हुआ ही इसीलिए था कि बंगाल का विभाजन रोका जाए। अब उसने क्या कर दिया, 1911 में रोक दिया, मतलब अभी बंगाल विभाजन नहीं होगा, तो ये आंदोलन क्या है यहाँ पर खत्म हो गया था। किसने किया था? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने। तो जॉर्ज पंचम का भी नाम याद रखना। ठीक है, अगला है हमारा 1906। 1906 को बोले तो ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया था। आप सभी जानते हो भारत का जो मानक समय है 82.5, 82.5 को क्या मानते हैं, भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, और वो कहाँ से गुजरता है? यूपी का जो इलाहाबाद है, वहाँ का जो नैनी है, वहाँ से हमारा मानक समय गुजरता है। ठीक है, तो एक उसको अपनाया उन्होंने। साथ ही साथ जो दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था। तो सत्याग्रह को प्रतीक रूप में इस्तेमाल महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया है? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये भारत में आता है। और एक चीज से समझ लो कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है, बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी जन्म दिया और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो देखो, 1905 में क्या किए हैं? बंग भंग आंदोलन, और 1906 में क्या हुआ है? तो मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, 1906 में क्या हो गया? मुस्लिम लीग का गठन हो गया है। और उसके अगर बात करें, नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? आगा खान और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 1907। देखो सिंपल है, 1907 याद रखो, 7 में साथ देने वाला कोई नहीं है, टूट करके अलग हो जाएंगे। 7 से याद रखो 7। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो क्या हुआ था यहाँ पर, कांग्रेस जो था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कांग्रेस का क्या हो गया? 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग बना गरम दल और एक भाग बना क्या? नरम दल। गरम दल और नरम दल, 2 भागों में कांग्रेस इस समय टूट जाता है सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो समझ जाओ 1907 में कोई साथ देने वाला नहीं है, दोनों के दोनों क्या हो गए? टूट गए 2 भागों में। कांग्रेस मतलब 2 भागों में टूट गया, गरम दल और नरम दल में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को पंजाब की कैनाल कॉलोनी में दंगे के बाद मांडले भेज दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि गरम दल में कौन थे और नरम दल में कौन थे, तो इनका नाम आप सभी हमेशा याद रखिएगा। अब देखो, जो लाला लाजपत राय थे वो गरम दल में थे, जैसे लाल बाल पाल आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सब किस में आते थे? गरम दल वाले आते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी 1908 में क्या हुआ था। 8 जून 1908 को खुदीराम बोस को कैनेडी तथा उसकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया था और 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो खुदीराम बोस को मौत की सजा क्यों दी गई थी? कि उन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी कैनेडी और उसकी बेटी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दिया गया था, इतना याद रखना। देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की कारावास की सजा भी सुनाई गई थी 1908 में। ठीक है, उसके बाद आप सभी याद रखिएगा, जो अगला सन है वो है 1909। 1909 में क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था। अब इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों रखा गया था? तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि मार्ले मिंटो क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि इस समय मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय थे, तो इन दोनों के नाम को ही मिला करके मार्लो मिंटो सुधार की संज्ञा इसको दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या था? अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए
तथा मुसलमानों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए। तो देखो 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, ठीक है, तो अब मुस्लिम लीग का गठन किया है तो वो अपना मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने अधिकार के लिए बात करेंगे। तो आगा खान के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, मुसलमान अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए किससे मिले जाकर के, तो उस समय के जो हमारे यहाँ के लॉर्ड कौन है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाकर के वो मिलते हैं। अब अगला जो है 1911 में क्या खास चीज हुआ था, इसको याद रखना। 1911 में हुआ है, भारत की पहले जो राजधानी थी कलकत्ता को हटा करके अब राजधानी किसको बना दिया गया है, दिल्ली को। कारण ये था क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा उग्र टाइप की घटनाएं होती थी, वहाँ के लोग थोड़े से उग्र विचारधारा के से थे, तो अंग्रेजों ने अपने आप को सेफ जोन में लाया और वहाँ से मतलब अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया कलकत्ता से, कहाँ, दिल्ली में। तो याद रखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1911 में। 1912 में क्या हुआ है, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हेडिंगे पर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल ने बम फेंका था। तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल ने दिल्ली के चांदनी चौक में क्या किया है, लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंका है। 1913 में घटना हुई, ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विरोध का आयोजन करने के लिए सैन्य फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। तो एग्जाम में पूछता है कि गदर पार्टी का जो गठन है वो कहां पर क्या किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था। अगला अब देखें हम सभी, तो 1914 आएगा। 1914 में क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध आप सभी जानते होंगे, ये कब शुरुआत हुआ था, 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था इसका, और यह युद्ध 4 वर्षों तक चला था, जिसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। एग्जाम में ये भी पूछता है कि वर्ल्ड वॉर में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति की अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य, कौन कौन से, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और उस्मानिया ढह गए और यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई, और इस समय शक्तिशाली बनकर के उभरा कौन, अमेरिका। ठीक है, तो सेकंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उससे एक्चुअल में किसको फायदा हुआ, अमेरिका को हुआ। अब बात आता है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो 1915 में आए थे। अब भारत देश में वो आ चुके हैं महात्मा गांधी जी, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। देखो एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद गांधी युग, ठीक है, गांधी युग में गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो इसके बाद में देखेंगे गांधी युग का। होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखो अभी 1916 में कौन कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, आगे चल करके एनी बेसेंट भी करेगी। भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम के साथ की गई थी। ठीक है, इसमें होम रूल मतलब क्या है, अपने घर के लोग ही क्या करेंगे, उसमें शासन करेंगे। तो भारत के स्वशासन के लिए होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना किया गया था, और बाद में आगे चल करके एनी बेसेंट द्वारा एक और होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसी समय जो बाल गंगाधर तिलक हैं 1916 में, वो एक नारा देते हैं, कई बार एग्जाम में उसे पूछता है, क्या नारा है वो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने का स्टेटमेंट है। और ये कब कहा उन्होंने, होम रूल लीग इसके समय क्या था। और एक चीज याद रखना है, एनी बेसेंट भी क्या करती है, उसने जो होम रूल लीग बनाया था उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने जो बनाया उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करती है, सितंबर महीने में करती है ये। ठीक है, और एक याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं 1917 का। तो 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में एक सत्याग्रह हुआ, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और
कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो ये था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ है? 1917 में हुआ है। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा आप सभी, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी शुरू हो चुके हैं सत्याग्रह और भारत के आज़ादी में अपना योगदान दिलाने का काम करने के लिए। ठीक है। मोटेंग जो था वो भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य जिम्मेदार सरकार की शुरुआत है। मतलब अब क्या है, हम लोग मतलब जितना लूट लिए सो लूट लिए भैया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा अच्छा काम भी भारतीयों के लिए करेंगे, इस प्रकार का उसने स्टेटमेंट दिया मोटेंग ने। अब 1918 में क्या हुआ था, तो 1918 में पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था और रोलेट, जिसको क्या कहते हैं, राजद्रोह समिति, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसे रोलेट बिल 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया था। तो रोलेट बिल कब पेश हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछता है, तो ये डेट याद रखना है, कौन सा, 16 फरवरी सन 1919। ठीक है। और उसके बाद फिर एक रोलेट एक्ट आएगा। ठीक है, रोलेट एक्ट, ये फरवरी नहीं है, चलो ये 16 रोलेट एक्ट आता है। उसके बाद ये रोलेट बिल है 16 फरवरी 1919 का, और एक रोलेट एक्ट आएगा, ये आता है 19 मार्च सन 1919 को। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया है, 19 मार्च 1919 को, और रोलेट बिल मतलब ये पेश किया गया है 16 फरवरी 1919 को, और ये पास कब हो गया, 19 मार्च सन 1919 को ये पास हो जाता है। ठीक है। अब 1919 में क्या होता है, एंटी रोलेट सत्याग्रह होता है। महात्मा गांधी ने रोलेट बिल के खिलाफ अभियान शुरू किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में इसकी क्या करते हैं, वो स्थापना करते हैं। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक प्रसिद्ध नारा दिया था। वो नारा क्या था, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम केवल पीड़ितों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करेंगे, अंग्रेजों से हम पर सुधार नहीं किए जाने वाले सुधारों के द्वारा हम क्रूरता, हम आत्मबल का उपयोग करेंगे। मतलब वही था, महात्मा गांधी का फिलॉसफी था कि हम लोग पे अगर वो अत्याचार करेगा तो हम अत्याचार सहेंगे, और देखते हैं वो कब तक वो हम पर अत्याचार करता है, एक ना एक दिन तो आएगा जब उसका भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन अंग्रेज तो थे बहुत ही बड़े, अब क्या थे वो समझ जाइए आप सभी, उनका दिल पिघलता नहीं था। जलियांवाला बाग त्रासदी और अमृतसर जो नरसंहार ये हुआ 1919 में ही। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो उसका डेट पूछता है, तो डेट याद रखिएगा आप सभी, 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ है। कब हुआ है, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 की घोषणा होती है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नरसंहार होता है, तो उसके लिए फिर मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार किया जाता है। अब 1920 में क्या था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बंबई में आयोजित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न हुई थी 1920 में। तो व्यापार संघ का जो पहला बैठक था वो कब हुआ था, 1920 में। इसको याद रखना है हमको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव इस समय 1920 में ही प्रस्तुत किया था। 1921 में क्या हुआ, 1921 में इसी वर्ष प्रिंस की स्थायी सलाहकार परिषद का उद्घाटन होता है और राज्य परिषद और विधानसभा की परिषद का उद्घाटन हुआ था। वेल्स के राजकुमार मुंबई या मुंबई बोल दो उसको, भारत में उनका आगमन हुआ था और इनके आगमन पर व्यापार आंदोलन हुआ था। इसकी वजह से खाली सड़कों पर उनका स्वागत किया गया था। हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष, वाइकम सत्याग्रह पर चर्चा के लिए टी के माधवन जो थे वो तिरुनेलवेली में महात्मा गांधी से मिलने गए थे। ठीक है। देखो इसमें जो असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग प्रस्ताव, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा चीज़ों को हमको जानना चाहिए। असहयोग एक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके ऊपर हम लोग आगे चल के देखेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, और असहयोग आंदोलन कैसे कैसे हुआ, ये सारे के सारी चीज़ों को हम लोग बाद में जब वो महात्मा गांधी का जो युग बताऊंगा ना, उसमें इसको पूरा का पूरा हम लोग डील करेंगे। देखो 1922 में क्या होता है, चौरा चौरी की घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा में, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें
जिससे क्या हुआ था, उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके मर गए थे। अब महात्मा गांधी क्या थे, वो आदमी थे थोड़ा सा सेंटी टाइप के, देखे कि अरे 22 लोग मर गए तो बेचारे महात्मा गांधी का दिल पिघल जाता है। तो इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया। मतलब चौरा चौरी कांड के कारण क्या किया था, महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से जो स्टार्ट हुआ था उसको वापस ले लेते हैं ये, ठीक है। और वापस लेने का भी कभी कभी डेट पूछता है, तो डेट को याद रखना ना, 5 फरवरी को ये वाला कांड हुआ है, चौरा चौरी कांड, और महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी को क्या कर दिया, 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन था उसको ये वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। ये डेट याद रखना, 12 फरवरी 1922 का दिन। अब चौरा चौरी की घटना से महात्मा गांधी द्वारा चला गया असहयोग आंदोलन को आघात हुआ, जिसके कारण उन्हें असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो बारदौली गुजरात से शुरू किए जाने वाला था, ठीक है। तो बारदौली, यहाँ पर बारदौली सत्याग्रह से एक चीज़ याद रखना, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो चमके थे। तो कई बार पूछता है कि जो बारदौली जो सत्याग्रह है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक। उसके बाद जो है वो है दूसरा मोपला विद्रोह, मालाबार तट केरल में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। बात करें 1923 में क्या हुआ है, तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना किया है। स्वराजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने कब किया है, 1923 में किया था। अगर बात करें इसी को ही क्या कहा जाता है, देखो इसमें क्या था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये जो बदली परिस्थिति को देखते हुए क्या करते हैं, अपने लिए एक स्वराजवादी पार्टी का स्थापना करते हैं। इसी को क्या आगे चल करके इसी को क्या बोला गया, खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा गया, ठीक है। इसी को क्या बोलते थे, खिलाफत स्वराज पार्टी। और इसके अध्यक्ष उस समय थे CR दास, मतलब चित्तरंजन दास, और महासचिव उस समय थे मोतीलाल नेहरू थे। विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय व जयकार भी इसमें शामिल थे। तो इसको स्वराजवादी पार्टी बोलो या खिलाफत स्वराज पार्टी बोलो, एक ही चीज़ है। अब बात आएगा 1925 का, देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत हो जाती है और फिर ये जो स्वराजवादी पार्टी जो था या खिलाफत स्वराज पार्टी, एक्चुअल में उसका अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर होता है और क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी साजिश होता है। काकोरी, इसका आगे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अब हमारे इंडियन हिस्ट्री में। 1927 ईस्वी सैमन कमीशन की नियुक्ति होती है और 1928 में भारत के नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हमारे देश को अगर चलाना है तो कैसे चलेगा, इसके लिए नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया था और उसी के खिलाफ, मतलब उसी के टाइप का जिन्ना ने 14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था और यह बाद में लीग के प्रचार आंदोलन का भी आधार बना। जब मुस्लिम लीग का फिर अपने लिए जो प्रचार प्रसार करते हैं ना, उसमें उसका यूज करते थे। तो इसी के अगेंस्ट में जो मोतीलाल नेहरू ने जो सबमिट किया ना नेहरू रिपोर्ट 1928, उसके अगेंस्ट में क्या लाता है, जिन्ना लाता है, क्या 14 सूत्री मांग। तो ये कई बार एग्जाम में इसको भी पूछता है, जिन्ना वाला 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1929 में, और जो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1928 में। उसके बाद आता है 1929 वाला। तो 1929 में क्या हुआ है, देखिए मेन है सभी दलों मुस्लिम सम्मेलन जिन्ना के नेतृत्व में 14 अंक तैयार हुए, मतलब इसको 14 सूत्री मांग बोलते हैं, ठीक है। लोक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, ठीक। तो कई बार एग्जाम पूछता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो विधानसभा है उसमें बम कौन से सन में फेंका था, तो 1929 में फेंका था, ठीक है। ये इन्होंने उस समय ये कहा था कि जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। उसके बाद देखिए जो जतिन दास हैं उसको 64 दिन के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या थे ये, जो हमारे भगत सिंह थे उनके साथ ही जतिन दास भी जेल गए थे काकोरी घटना के बाद। तो वहाँ पर क्या हुआ था, कैदियों को बहुत ही गंदा खाना देते थे। तो भगत सिंह और उनके साथ जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या किया, उपवास शुरू किया।
तो जतिन दास भी उस उपवास में शामिल होते हैं। और जतिन दास स्टार्टिंग में उपवास में शामिल नहीं हो रहे थे, फिर बाद में कहते हैं कि ठीक है मैं उपवास तो करूँगा, लेकिन या तो मेरी मांग पूरी होगी या तो मैं मर जाऊँगा, तब तक मैं उपवास करूँगा। तो सबने बोला ठीक है भाई चल कर लेना। बाद में फिर इसको लोग कोशिश भी करते हैं, उनके खुद के ही दोस्त बोलते हैं कि थोड़ा आप खा लो खा लो खा लो, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। बाद में फिर जतिन दास जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये वही है, जेल में जो खाना वाना या जो सामान है गंदा गंदा खाना दे दिया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने किया था। आगे देखते हैं हम सभी, लॉर्ड इरविन की घोषणा कि भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य वर्चस्व स्थिति का अनुदान था। ठीक है, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू ने के तहत कांग्रेस का लाहौर सत्र भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। एक्चुअल में क्या है अब इसको समझो। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या किया था, उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, और बोले कि अब हम लोग पहले एक सिर्फ पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे। उसके बाद 1929 में जो बदली परिस्थिति थी उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया, अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं और रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर मंजूरी दिया गया था। 1930 आता है, जवाहरलाल नेहरू भारत के तिरंगे को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर फहराते हैं और पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कब, 26 जनवरी सन 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति साबरमती में मिलती है। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को और जो दांडी मार्च है उसका फिर स्टार्ट बात किया जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो दांडी यात्रा है, ठीक है, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो इसको आप सभी याद रखिएगा। दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और महात्मा गांधी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद है उससे 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित जो दांडी गांव है वहां पहुंचते हैं और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं और फिर दांडी यात्रा, दांडी मार्च, इसी को फिर आगे चलकर क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था, या इसी को बोल दो आप सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर शुरुआत होता है। अगला है, भारत में भावी संवैधानिक व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। तो एग्जाम में गोलमेज सम्मेलन को भी कई बार पूछता है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, कब कब हुआ था एग्जाम में ये पूछता है। और एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता है कि कौन से शख्स थे जिन्होंने भारत से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं संविधान निर्माता, उन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर को। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 12 नवंबर को हुआ था सन 1930 में। उसके बाद फिर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है वो होता है 7 सितंबर 1931 को, एक साल के गैप में है। ठीक है, पहला 30 में हुआ है, फिर 7 सितंबर 1931 को हुआ है। याद रखना, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, इसमें महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे। और कौन से जहाज से भाग लेने गए थे, SS राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे, ये भी एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, ये कब हुआ है, 17 नवंबर 1932 को तीसरा वाला हुआ है। तो साल तो कंटिन्यू है, 30, 31, 32। पहला हुआ है 12 नवंबर को, दूसरा हुआ है 7 सितंबर को और तीसरा हुआ है 17 नवंबर को। ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कंटिन्यू हुए थे। देखो 1931 में क्या हुआ था, गांधी विलीन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया जाता है। 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर मामले में इनको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग लेने के लिए जाते हैं, मैं बताया ना, SS राजपुताना जहाज से भाग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, और कितने तारीख को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, 7 सितंबर को। तो डेट सब याद रखना। अगला है 1932। 1932 में हुआ है क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रॉमसे मैकडोनाल्ड थे ने अलग अलग मतदाताओं की जनसंख्या जैसे कि हरिजन को, अलग मतदाताओं को अलग अलग वोट देने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की।
गांधी ने उपवास करके अंग्रेजों को से विरोध जताया था। मतलब वहाँ पर क्या किया गया था, एक्चुअल में हिंदुओं को बांटने का काम किया गया था, जिसके लिए महात्मा गांधी फिर उपवास स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, पूना समझौता होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। कब हुआ, अगस्त 1932 में पूना समझौता हुआ था, जिसमें मेन था, एक साइड थे हमारे कौन, महात्मा गांधी जी, और दूसरे साइड थे अंबेडकर। ठीक है, इन दोनों में समझौता होता है, और दोनों में पूना समझौता 1932 में जो होता है उसके अनुसार जो है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के बदले सामान्य क्षेत्र में आरक्षण का बात किया गया था। तो अगर उस समय पर महात्मा गांधी ये मान जाते कि हाँ जो हरिजन हैं वो हिंदुओं से अलग हैं, तो एक नया धर्म बन जाता हरिजन के लिए, और जो आरक्षण है उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो आरक्षण का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया कहाँ से, यही जो पूना पैक्ट है अगस्त 1932 में जो हुआ था, महात्मा गांधी वर्सेस भीमराव अंबेडकर, यहाँ से आता है आरक्षण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके द्वारा हरिजन अलग मतदाताओं के स्थान पर आरक्षित सीटें प्राप्त करेंगे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर लंदन में शुरू होता है, आप सभी को बता चुका हूँ उसके बारे में, गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है 1935 का। 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव आयोजित होते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया था। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनको बढ़िया से जीत मिलती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ठीक, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये लोग अपना ऐसी छोटा सा एक सरकार बनाएंगे, कोई बड़ा सा सरकार तो रहेगी नहीं अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 से 22 फरवरी 1938 के दौरान हरिपुरा कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मेलन के लिए हरिपुरा का चयन किया था। 51 ब्लॉक्सचार्यों को इस अवसर के लिए सजाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने हरिपुरा सत्र के लिए महात्मा गांधी से के अनुरोध पर 7 पोस्टर तैयार किए थे। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, तो इस पर इन्होंने क्या किया था, 7 पोस्टर बनाए थे इसके लिए। 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है वो बहुत ही फेमस है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के जो समर्थित पट्टाभी सीतारमैया हैं उनको हरा दिया था। ठीक है, किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमन को, जिससे महात्मा गांधी थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो फिर इस्तीफा दे देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है, क्योंकि वहां पर अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में ही। वायसराय की घोषणा की कि भारत के लोग भी क्या हो, इस युद्ध में शामिल हो। ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रियों ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दिया। इन लोग जो जीते हुए हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया, भारतीय कांग्रेस 7 प्रांतों में मंत्रियों का गठन किया गया था। इन लोग फिर क्या करते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रालयों के त्याग पत्र के उपलक्ष्य में उद्धार दिवस मनाया। देखो एक्चुअल में क्या था, मुस्लिम लीग यहाँ से जो भी चीज़ कांग्रेस के खिलाफ होगा उससे इन लोग खुश होते थे। तो मुस्लिम ने क्या किया, मस्त इसको उद्धार दिवस के रूप में मनाया कि चलो छुटकारा मिला इन लोगों से। अगला है 1940 ईस्वी, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र पाकिस्तान के संकल्प को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। और इसमें क्या हुआ था, लीग ने त्याग पत्र पर खुशी जाहिर किया और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस घोषित किया था। मुक्ति दिवस किस दिन को घोषित किया, 22 दिसंबर 1939 को। और मार्च 1940 में इन लोग क्या करते हैं, मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था। अब एक चीज याद रखो, कई बार एग्जाम पूछता है कि ये पाकिस्तान जो है उसका जन्म कब हुआ, या पाकिस्तान शब्द का उपयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो 1933 में, याद रखना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र थे चौधरी रहमत अली ने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर की घोषणा की थी। अब ये अगस्त प्रस्ताव 1940 था क्या, इस प्रस्ताव में वायसराय लिनलिथगो ने युद्ध काल में सहयोग के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे, जिसमें भारत को भविष्य में औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही गई थी। ये अगस्त ऑफर था कि अगर आप लोग भारतीय जो विरोध कर रहे थे कि नहीं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ेंगे, आप लोग लड़िए, लड़ने के बाद हम आपको क्या करेंगे, औपनिवेशिक राज्य बना देंगे।
पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की नीति थी। तो अब कांग्रेस को यहाँ पर मिला मौका कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ब्रिटेन को हमारी जरूरत है, तो हम लोग वो औपनिवेशिक राज्य बनाना चाहते हैं, नहीं हम पूर्ण स्वराज, पूर्ण भारत बनेंगे, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट होता है। क्या था, गांधी जी ने फॉरेस्ट ताकतों से लड़ रहे ब्रिटेन के सामने बड़ी समस्या खड़ा ना किया, मतलब कि उन लोग ऐसे भी पहले से बेचारे लड़ रहे हैं और पहले से थके हुए हैं, तो नैतिक दबाव से भारत को आज़ाद करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। और कई बार एग्जाम में पूछता है कि पहली सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे क्या थी, पहला सत्याग्रही थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, दूसरे सत्याग्रही व्यक्ति थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, कब चला है, 1940 में। 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी निकल जाते हैं, समझ जाइए। 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की। ठीक है, और देखो इसको क्रिप्स मिशन या मार्च 1942 का भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, जापान जो हमारे बिल्कुल भारत की सीमा के निकट आ गया था, तब चर्चिल ने मार्च 1922 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल हमारे भारत देश में भेजते हैं, जिसने योजना को दो भाग में बांटा था। पहला भाग जो था उसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के संबंध में युद्धोपरांत लागू होने वाले दीर्घकालीन प्रस्ताव थे, और दूसरे भाग में था तत्कालिक योजना थी, तदनुसार भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटेन सरकार अपने हाथ में रखेगी, और विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को परामर्श के लिए तुरंत आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। एक्चुअल में क्या था, इस क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को आज़ाद करने की छोटी छोटी बातों को कहा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया। भारत छोड़ो का संकल्प AICC के बॉम्बे सत्र द्वारा पारित किया गया, जिसमें पूरे भारत में एक ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो अब ये भारत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका शुरुआत होता है, और जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो कि इंदिरा उस समय थी, इंदिरा नेहरू, और जो पारसी वकील, एक पारसी वकील और विद्रोही, ये जो थे फिरोज खां, उस समय उनका नाम था फिरोज खां, वो कौन थे, एक पारसी थे। अपने पिता के इच्छा के खिलाफ उन्होंने क्या कर लिया था, तो शादी कर लिया था। तो ये एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी है इंदिरा गांधी और फिरोज खां का। ये पारसी थे फिरोज, और इंदिरा थी हिंदू, दोनों के दोनों में शादी होता है। फिर उनके पिता जो थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, घर से निकाल देते हैं कि तुम चले जाओ ये वो करके। तो फिर महात्मा गांधी उनको अपना नाम देते हैं कि मैं गोद लेता हूँ तुम लोगों को, और उसके बाद फिर इन लोग फिर बनते हैं इंदिरा गांधी, और वो फिरोज गांधी बन जाते हैं। भारतीय नेता मोहनदास गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। तो ये मोहनदास गांधी जो है वो अपने महात्मा गांधी हैं। नए विवाहित जोड़े इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन करते हैं। कौन, हमारे सुभाष चंद्र। देखो एक्चुअल में क्या था ना, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर पहुंचते हैं तब रास बिहारी बोस जो है वो भारतीय स्वतंत्रता लीग से सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी के फिर ये अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन, सुभाष चंद्र बोस। अब कई बार एग्जाम में ये पूछता है ना कि आज़ाद हिंद फौज की जो महिला सैन्य टुकड़ी थी, उसके जो महिला सैन्य टुकड़ी थी मतलब उसको क्या कहा जाता था, तो झांसी की रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, बस यहाँ से इतने चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम सभी। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में कहा और सिंगापुर में निःशुल्क भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के कराची सत्र विभाजन और छोड़ो के नारे को ग्रहण किया था। कोलकाता के बंदरगाह पर जापानी हमले हुए थे। ठीक है, और कुलाल कोनवर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलघाट के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के पहले शहीद थे। कुलाल कोनवार, इनका नाम याद रखिएगा, कुलाल कोनवार का नाम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलघाट के अध्यक्ष थे, भारत छोड़ो आंदोलन के वे पहले शहीद भी माने जाते हैं। अब 1944 में क्या हुआ था, वॉवेल ने भारतीय राजनीति नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन का आह्वान करते हैं। तो उसके बाद होगा क्या, हमारा शिमला सम्मेलन। ठीक,
उसके बाद 1946 में ब्रिटिश और भारतीय वायुसेना इकाइयों की रॉयल एयर फोर्स ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी। वॉवेल ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया और संविधान सभा का फिर सत्र स्टार्ट होता है इसी साल से, और नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने जाते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की पहली बार मतलब बैठक फिर स्टार्ट होता है। बात करें अब मेन 1947 का, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच में आ जाता है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947, डेट याद रखना कब, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है। उसमें कहा जाता है कि जो नए वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण की बात किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के योजना में। तो यहाँ पर भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। विभाजन की जो सीमा रेखा है उसके जो आयोग थे उस आयोग में थे कौन, रेड क्लिफ। तो ये वहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर खींचा गया उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहा जाता है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से वो पारित हो गया था। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर बलों के बीच युद्ध हुआ था। जूनागढ़ भारत के डोमिनियम में शामिल हो गया था। एयर इंडिया ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा था 1947 में ही। भारतीयों को आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश के फिर प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया, जो प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को दर्शाता है। तो इसके बाद से हर साल जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। याद रखना 15 अगस्त 1947 को के पूर्व गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेमन के प्रयासों के बावजूद, मतलब बहुत कोशिश किया था, फिर भी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये हमारे भारत देश में शामिल नहीं हुआ था। उनको छोड़ करके बाकी 562 जो देसी रियासत थे वो हमारे भारत देश में शामिल हो गए थे। बाद में आगे चल करके जो भारतीय संघ में ये कश्मीर है अक्टूबर 1947 में जुड़ता है, जूनागढ़ जो है वो भी 1948 में जुड़ता है और हैदराबाद 1948 में हमारे भारत देश में जुड़ता है। तो ये जो 3 रियासतें थी ये 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे यहाँ जुड़ती हैं भारत में। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं। यदि अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।